वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2017 में रिलीज हुई एक सुपर फील गुड अमेरिकन ड्रामा मूवी जिसका नाम है गिफ्टेड। बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि कमरे के दरवाजे पे खटखटाकर बड़े प्यार से कहता है, गुस्सा थूक दो बेटा, बाहर आ जाओ। और तभी दरवाजा झट से खोलकर एक छोटी लड़की निकलती है। वो फ्रैंक का मुंह तक नहीं देखती और ये पूछते हुए जाकर टेबल पर बैठ जाती है कि तुम्हें क्या चाहिए मामा, क्यों मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है तुमने। चलिए नामकरण हो जाए। इस छोटी लड़की का नाम है मैरी, जो कि फ्रैंक की बड़ी बहन की बेटी है। दोस्तों मैरी के बारे में कहें तो बहुत ही स्मार्ट लड़की है और उसकी सबसे खास बात यह है कि वो एक मैथ जीनियस है। मैरी की माँ यानी फ्रैंक की बड़ी बहन डायन, वो भी एक मैथ जीनियस थी दोस्तों, जिसने मैथ्स में कई रिसर्च किए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसने किसी कारणवश खुदकुशी कर ली। फ्रैंक जानता है कि मैरी एक जीनियस है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी भी डायन जैसी हालत हो, क्योंकि जीनियस लोगों को अपने खुद के प्रेशर्स, स्ट्रेस वगैरह होते हैं ना। इसीलिए फ्रैंक मैरी को एक नॉर्मल बच्ची की तरह पालना चाहता है और उसने मैरी को एक नॉर्मल स्कूल में दाखिल किया हुआ है। तो आज है स्कूल का पहला दिन, चलिए स्कूल चलते हैं। मैरी स्कूल जाना नहीं चाहती, पर फ्रैंक कहता है कि बाकी टाइम तो बड़ों की तरह बात करती हो चुटकी, पर जब स्कूल की बात आती है तो फिर बच्चों की तरह जिद करती रहती हो। तो मैरी कहती है मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहती, लेकिन फ्रैंक जैसे तैसे उसको मनाकर स्कूल वैन में भेज देता है और कहता है कि देखो बड़ों की तरह बात मत करो और वहाँ दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बच्ची की तरह रहना, समझी। उसके जाने के बाद फ्रैंक घर वापस आता है तो वहाँ रॉबर्टा नाम की एक औरत आती है दोस्तों, जो कि बचपन से मैरी को बेबी सिट करती है। वो मैरी को अपनी असली बेटी की तरह मानती थी। अब अचानक मैरी को ना पाकर दुखी हो जाती है। फ्रैंक कहता है कि देखो एक न एक दिन तो स्कूल जाना ही पड़ेगा ना उसको, इसलिए आप भी एडजस्ट करिए। दूसरी ओर स्कूल में मैरी बोर होकर सो जाती है और तब उनकी टीचर, जिसका नाम जेनी है, वो बच्चों को नंबर्स, प्लस माइनस वगैरह सिखाना शुरू करती है। सारे बच्चे उठकर जवाब देने लग जाते हैं, लेकिन मैरी एकदम चुप रहती है। तो जेनी कहती है कि अब ये मुश्किल सवाल पूछने जा रही हूँ मैं, बच्चों सुनो जरा ध्यान से, 4 + 4 क्या होता है। और मैरी चौंक कर उठती, खड़ी होकर कहती है 4 + 4 8 होता है। अरे क्या क्या सवाल पूछ रही है मैडम आप। दरअसल मैरी का जो मैथ्स लेवल है काफी ऊपर है दोस्तों, और यहाँ बैठे नॉर्मल बच्चों के IQ से उसका IQ बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये सवाल उसको बहुत ही आसान लग रहा है। जेनी चौंक जाती है कि ये बच्ची तो बड़ों की तरह बात कर रही है। अगर 4 + 4 आसान लग रहा है इसको तो ठीक है, 7 + 5 कितना होता है ये बताओ। मैरी एकदम चिढ़कर कहती है कि क्या मैम 12, तो फिर 15 + 35 बताओ। अरे कि क्या पूछ रही हैं आप, लो 50। दोस्तों जेनी को जरा सा गुस्सा भी आ जाता है कि तुम खुद को बड़ी जीनियस समझती हो क्या। चलो 57 + 135 बताओ कितना होता है। मैरी कहती है कि मैम क्यों परेशान कर रही हो आप, 192 होता है। जेनी को खुद दोस्तों कैलकुलेट करने में 2-3 सेकंड लग जाते हैं, लेकिन मैरी तो तुरंत कैलकुलेटर से भी तेज जवाब देती है। अब जेनी को शक होता है कहीं मैरी सच में जीनियस तो नहीं। वो पूछती चलो 57 × 135 कितना होता है। जेनी को लगा कि मैरी इसका जवाब नहीं दे पाएगी, हमें भी लगा, लेकिन अपनी मैरी 2 सेकंड के अंदर जवाब देती है 7697। ऊपर से दोस्तों मैरी उस नंबर का स्क्वायर रूट तक निकाल कर बता देती है। अब जेनी को कोई शक नहीं होता कि मैरी एक जीनियस है। इतने में स्कूल प्रिंसिपल आती है और बच्चों से बड़े प्यार से बात करती है, पर मैरी पूछती है क्या आप ही प्रिंसिपल हो। मुझे देखिए इस क्लास में नहीं रहना, यहाँ पे एकदम बेकार से बच्चों वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे मुझे बड़ी क्लास में भेज दीजिए ना, और प्लीज मेरे मामा को कॉल कर दीजिए, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। प्रिंसिपल पहले तो चौंक जाती है कि क्या लड़की है ये, तो वो फ्रैंक को कॉल कर देती है। वैसे फ्रैंक आता है तो मैरी भागकर उसकी कार में बैठ जाती है। अब जेनी फ्रैंक को बताती है कि देखिए मुझे लगता है आपकी बच्ची एक मैथ्स जीनियस है, पर फ्रैंक तो चाहता ही नहीं कि मैरी का टैलेंट किसी को पता चले। वो चाहता है कि मैरी एक नॉर्मल बच्चे की तरह पले और नॉर्मल खुशियां एक्सपीरियंस करे, इसीलिए वो बस कोई बहाना कर देता है कि अरे कोई जीनियस वीनियस नहीं है, सब ठीक है। वो क्या है कि मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आसान सा एल्गोरिथम होता है, उसी को अप्लाई करके वो जल्दी जल्दी सवाल दे देती है, बस और कुछ नहीं, आप भी ट्राई कर सकती हैं। कहकर फ्रैंक भाग जाता है दोस्तों वहां से। क्या कहता है वो, जो उसके मुंह में आया वही बक दिया उसने। तो ये जेनी है ना, जो ये घर जाकर उस मेथड को गूगल करके देखती है कि क्या सच में वाकई में ऐसा कोई एल्गोरिथम है भी कि नहीं। लेकिन एक छोटी बच्ची के लिए वो सब करना नामुमकिन है, अगर हो भी तो। और अगर मैरी उतना कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम यूज करती है तो वो तो सच में जीनियस ही है। इस तरह जेनी की एनालिसिस होती है दोस्तों। अगले दिन फ्रैंक मैरी को लेकर बोटिंग के लिए जाता है। दरअसल फ्रैंक एक बोट मैकेनिक है दोस्तों। पहले वो एक फिलोसफी प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन फिर उसने वो नौकरी छोड़ दी और फिलहाल एक बोट मैकेनिक का काम कर रहा है। अब मैरी उससे सवाल पे सवाल किए जाती है कि ये मोटर कैसे काम करता है, बोट डूबती क्यों नहीं है, ऐसा क्या है कि ये सीधे चल जाती पानी में। इस तरह बहुत सारे सवाल पूछती है, मतलब उसको हर चीज के बारे में दोस्तों नॉलेज हासिल करना है, ऐसा उसका दिमाग है। तो उसका जवाब देते देते तो फ्रैंक थक जाता है, उसका मुंह थक जाता है यार। फिर दोनों मस्त आउटिंग के लिए जाते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं अपना। अगले दिन मैरी स्कूल जाती है और अब वो उन बच्चों के साथ घुल मिल गई है। वो उन्हें दिखाने के लिए अपना पेट कैट स्कूल लेके जाती है दोस्तों, और कहती है ये हमें एक कचड़े के डब्बे से मिला था, बेचारे की एक आंख नहीं थी, लेकिन ये मेरा फेवरेट पेट बन गया है। मैरी के तौर तरीके, बड़ों की तरह उसका बात करना, ये बातें जेनी को बड़ा हंसा देती है दोस्तों। मतलब उसको हंसी आती है, इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदार बातें कर रही है।
है। वो क्लास टेस्ट देती है फिर तो मैरी अगेन जल्दी से जवाब लिख देती है, पर जेनी उसको बिजी रखने के लिए 6th और 7th क्लास के टेस्ट पेपर्स लाई होती है। तो मैरी तो कुछ ही मिनटों में उन पेपर्स को भी लिख देती है। ये सब देखकर जेनी को लगता है कि जरूर मैरी के परिवार में कोई तो ऐसा जीनियस रहा होगा, इसीलिए वो फ्रैंक के सरनेम से गूगल पे सर्च करती है। तो फ्रैंक की बड़ी बहन डायन का नाम आता है, यानी मैरी की माँ का नाम, जो खुद एक मैथ जीनियस थी। और अब वो समझ जाती है कि डायन का टैलेंट उसकी बेटी मैरी को मिल गया है। तो इस बारे में वो फ्रैंक से बात करने जाती है। वो बताती है कि मैं मैरी के बारे में, उसकी माँ के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। वैसे आप मैरी का टैलेंट छुपा कर रखना क्यों चाहते हैं? उसे दुनिया के सामने लाने में आपको क्या दिक्कत है, बताइए। तो वो कहता है कि मैरी की माँ यानी मेरी दीदी डायन एक मैथ जीनियस थी। मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूलाज प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देती थी। मेरी माँ भी एक जीनियस थी, लेकिन उन्होंने डायन के टैलेंट का फायदा उठाना चाहा। दुनिया के मुश्किल से मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को वो डायन के हाथों से सॉल्व करवा कर अपना नाम कमाना चाहती थी। इस बात के लिए उन्होंने डायन पर बहुत प्रेशर डाला। वो बेचारी सह नहीं पाई और कुछ ही महीनों के लिए वो अकेलेपन में रहने लगी। उस दौरान उसको एक आदमी से प्यार हुआ और उसके जरिए उसको एक बच्ची भी, और वो बच्ची कोई और नहीं मैरी है। लेकिन जब माँ को पता चला तो उन्होंने डायन को बहुत ही भला बुरा कहा और फ्रस्ट्रेशन के मारे डायन नन्ही सी मैरी को लेकर मेरे पास आई और अपनी परेशानी मुझे बताने लग गई। उस वक्त तो मैं दूसरे शहर में जा रहा था और मैंने कहा कि जब तक मैं लौट नहीं आता तुम मेरे घर में रहो, और जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इस बारे में फैसला करेंगे। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो डायन खुदकुशी कर चुकी थी और छोटी सी मैरी बेड पर पड़ी हुई थी। तब से बस मैरी को मैं ही पाल रहा हूँ, मेरे पास ही है वो, और मैं नहीं चाहता किसी भी हालत में मेरी माँ को मैरी के इस टैलेंट के बारे में भनक लगे, वरना वो मैरी कभी वही हाल करेंगी जो उन्होंने अपनी खुद की बेटी का किया। अब इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद जेनी पूछती है मैरी के पिता कहाँ हैं पर? तो फ्रैंक उनके बारे में कुछ जानता नहीं है तो कुछ कहता भी नहीं है। अगले दिन मैरी के क्लास के सभी बच्चे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाकर लाए होते हैं। मैरी ने भी कुछ बनाया होता है। तो एक लड़का अपना खूबसूरत सा प्रोजेक्ट टीचर को दिखाने जा रहा होता है कि तभी एक नटखट लड़का अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा देता है और उस बेचारे का पूरा प्रोजेक्ट टूट जाता है। लेकिन मैरी को बड़ा गुस्सा आता है, कैसा है यार ये, और वो उस नटखट लड़के को धो डालती है। दोस्तों अगले सीन में बुलाया जाता है फ्रैंक को स्कूल और प्रिंसिपल बताती है कि मैरी ने एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह मार दिया। वैसे गलती उस लड़की की ही थी, लेकिन फिर भी किसी को इस तरह मारना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों मैरी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दूसरे बच्चों के लिए खतरा बन गया है यहाँ पे। यही बात प्रिंसिपल फ्रैंक को बताती है कि प्लीज आप उसे किसी गिफ्टेड बच्चों के स्कूल में दाखिल कर दीजिए। फ्रैंक की समझ में नहीं आता कि प्रिंसिपल को कैसे पता चल गया कि मैरी एक गिफ्टेड बच्ची है, यानी एक जीनियस है। तो पास ही में जेनी खड़ी होती है। अच्छा पक्का इसी ने प्रिंसिपल को बताया होगा, पर असल में जेनी ने कुछ नहीं बताया था दोस्तों। लेकिन अजाने प्रिंसिपल को कैसे पता चला? फ्रैंक कहता है कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैरी एक नॉर्मल बच्ची की तरह पले और इसी स्कूल में पढ़े। उसकी माँ भी एक जीनियस थी, लेकिन वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था, इसीलिए मैं मैरी को कहीं और दाखिल नहीं कराऊंगा, प्लीज उसको यहीं पे पढ़ाइएगा। ये कहकर फ्रैंक चला जाता है। अगले दिन से मैरी नॉर्मली स्कूल जाती है। उसने जिस लड़के को पीटा था दोस्तों, उससे वो पहले हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेती है। फिर फ्रैंक मैरी को स्कूल से पिकअप करके घर लौटता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी माँ एवलिन, जिससे वो मैरी को छुपाना चाहता था, वो आई होती है। और अब फ्रैंक को पता चलता है दोस्तों कि एवलिन, जो कि अपने समय की मैथ्स जीनियस थी, आज भी एजुकेशन सर्कल में उसकी काफी जान पहचान है और उसे पता चल चुका है कि मैरी मैथ्स में स्पेशली टैलेंटेड है, और शायद उसी ने प्रिंसिपल को इस बारे में बताया होगा। खैर एवलिन मैरी के लिए एक मैकबुक लेकर आई होती है। फ्रैंक बहुत ही आम इंसान है दोस्तों, लेकिन एवलिन काफी मालदार है, बहुत पैसा है उस पे। तो मैरी मैक को खोलकर देखने में बड़ी मस्त हो जाती है। पहली बार अपनी नानी से मिलकर खुश भी होती है। पर फ्रैंक होमवर्क का बहाना करके मैरी को बाहर लेकर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता यार कि एवलिन मैरी के साथ ज्यादा चिपके। वो एवलिन से पूछता है आप अचानक यहाँ पे क्यों आई हो? पर वो उल्टा फ्रैंक को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अरे तुम और मैरी यहाँ क्यों पड़े हुए हो, क्या है यहाँ, दोनों मेरे साथ आकर रहो, तुम दोनों को मैं एक बढ़िया लाइफ दूंगी। और फ्रैंक कहता है हम जैसे भी हैं बहुत ही पीसफुल और खुश हैं, आप अपनी बढ़िया लाइफ खुद जी लीजिए, फिलहाल यहाँ से चले जाइए आप। एवलिन कहती ठीक है बेटा, मैं तुमसे मिलकर 2 बातें करने आई थी, बहुत दूर से आई हूँ, मगर अब मेरा यहाँ पे आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कल मुझसे मिलने मेरे होटल आ जाना, वहीं तुमसे बातें करूंगी। और ना चाहते हुए भी फ्रैंक को उसकी बात माननी पड़ जाती है। अगले दिन फ्रैंक जाता है उनसे मिलने के लिए। शुरू में तो एवलिन फ्रैंक का हालचाल पूछती है और आखिर में कहती है कि मैं मैरी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, उसका टैलेंट इस नॉर्मल स्कूल में वेस्ट हो जाएगा, वो एक जीनियस है, उसे दुनिया में मशहूर होना बहुत जरूरी है, मुश्किल से मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको नाम कमाना है। फ्रैंक कहता है कि यही सब करवाते करवाते तो आपने डायन दीदी की जान ले ली, और अब उसकी बेटी को बख्श दीजिए ना प्लीज। डायन जानती थी कि उसकी बेटी उसी की तरह जीनियस निकलेगी, इसीलिए वो चाहती थी कि मैरी का परवरिश एक नॉर्मल बच्ची की तरह हो, और मैंने उनसे वादा किया था अपनी दीदी से कि मैं किसी भी हाल में मैरी को आपके हवाले नहीं करूंगा, उसको एक नॉर्मल लाइफ दूंगा। तो अब एवलिन कहती है क्या बक रहे हो, मैरी पर तुमसे ज्यादा हक मेरा बनता है फ्रैंक, अगर तुम फिर भी जिद करना चाहते हो तो मैं कोर्ट के जरिए मैरी की कस्टडी ले लूंगी। फ्रैंक कहता है आपको जो करना है करिए, लेकिन मैरी के साथ आप कभी नहीं होंगी। एवलिन गुस्से में चली जाती है और अगले सीन में वाकई कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है दोस्तों। एवलिन का लॉयर कोर्ट को बताता है कि देखिए लगभग 7 साल पहले मैरी की माँ यानी मेरे क्लाइंट की बेटी अपने माँ से लड़कर अपने भाई यानी फ्रैंक के घर पहुंच गई
और वहाँ उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद से आज तक फ्रैंक मैरी की परवरिश कर रहा था। फ्रैंक एक मामूली बोट मैकेनिक है और उसकी आमदनी में मैरी की परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही है। तो फ्रैंक का लॉयर कहता है ये सरासर झूठ है योर ऑनर। फ्रैंक मैरी की अच्छी परवरिश कर रहा है, उसको सारी चीजें दे रहा है। और तो और मैरी की माँ डायन ने अपने खतों में साफ लिखा था कि मैरी फ्रैंक के पास ही पलेगी। वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को अपनी माँ यानी कि एवलिन के हवाले नहीं करना चाहती थी। और फ्रैंक इतना भी गरीब नहीं है कि मैरी की परवरिश ना कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जज कोई भी फैसला नहीं सुनाता और दूसरी तारीख मिल जाती है। मैरी को रॉबर्टा के पास छोड़कर फ्रैंक बाहर जाता है जहाँ जेनी आती है। वो फ्रैंक को साफ साफ बता देती है कि उस दिन आपको लगा होगा कि मैंने मैरी के टैलेंट के बारे में प्रिंसिपल को बताया, लेकिन असल में उन्हें खुद ही पता चल गया था, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। तो फ्रैंक कहता है कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया होगा। दरअसल मेरी माँ और वो प्रिंसिपल मिली हुई है। यहाँ दोस्तों अब बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को समझने भी लग जाते हैं। दोनों फ्रैंक के घर में रात बिताते हैं। अब सुबह जेनी चादर लपेट कर बाहर निकलती है तो उसको देखकर मैरी पूछती है ये क्या चल रहा है टीचर, आप हमारे घर में हमारी चादर ओढ़कर क्या कर रही थी। अब इस पे जेनी शर्मा कर बाथरूम में घुस जाती है सीधे। फिर कोर्ट से ऑर्डर आया होता है कि मैरी को 2 दिन के लिए एवलिन के साथ रहने दिया जाए। दरअसल एवलिन ने कोर्ट में दरख्वास्त की थी कि उसकी नातिन को 2 दिन के लिए उसके साथ रहने की परमिशन दी जाए। अब फ्रैंक के पास कोर्ट ऑर्डर मानने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं होता। खैर दोस्तों सिर्फ 2 दिनों की बात है, यही सोचकर फ्रैंक मैरी को भेज देता है। मैरी को नानी की बड़ी जगह इतनी सहूलियत वगैरह देखकर काफी हैरानी तो होती है। उसकी माँ की कई फोटोज भी देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जिस तरह वो फ्रैंक से चपड़ चपड़ सवाल करती रहती थी उसी तरह वो एवलिन का भी सर खा जाती है। अगले दिन एवलिन मैरी को एक यूनिवर्सिटी लेके जाती है जहाँ दुनिया भर के जीनियस पढ़ा करते हैं। उनके बारे में एवलिन मैरी को बताने लग जाती है। दुनिया में मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम्स के नाम से 7 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें किसी ने सॉल्व नहीं किया। उनमें से एक प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व कर दिया था और उस यूनिवर्सिटी के हॉल ऑफ फेम में उससे एक मैथमेटिशियन की फोटो लगी होती है, बाकी की जगह खाली होती है। एवलिन मैरी को बताती है कि तुम्हारी माँ पता है उन प्रॉब्लम्स में से एक को लगभग सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन फिर वो कमजोर पड़ गई और आगे सॉल्व नहीं कर पाई। अगर उसने वो सॉल्व कर लिया होता ना तो आज यहाँ पे उसकी एक बढ़िया सी फोटो लगी होती। तो मैरी कहती फिक्र मत करो नानी, जरूर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और नाम कमाऊंगी। ये सुनकर एवलिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि वो यही तो चाहती है कि उसकी जो नातिन है वो नाम कमाए और उसका भी फिर नाम हो। खैर वो मैरी को एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेसर के पास लेके जाती है। मैरी का टैलेंट लेवल चेक करने के लिए वो उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को देता है। अब वैसे तो मैरी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देती है, लेकिन ये प्रॉब्लम काफी कठिन होता है और वो बहुत देर तक प्रॉब्लम को घूर रही होती है। प्रोफेसर कहता है कि बेटा ये देखने में तुम्हें आसान लग रहा है या मुश्किल, पहले ये बताओ। तो मैरी कहती वो तो पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ तो मिसिंग है। और अब एवलिन परेशान हो जाती है और मैरी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर घसीट ले जाती है। तो मैरी कहती है आप मुझसे गुस्सा क्यों होती है नानी, वो प्रॉब्लम ही गलत था। ये सुनकर एवलिन उसको फिर से प्रोफेसर के पास लेके जाती है और तब प्रोफेसर बताता है कि हाँ मैंने जानबूझकर क्वेश्चन ही गलत दिया था। मैं ये नहीं चाहता कि मैरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना टैलेंट दिखाए, बल्कि मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या वो उस प्रॉब्लम की गलती को पकड़ पाती है या नहीं। और इसके बाद तो दोस्तों मैरी उस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देती है। अब प्रोफेसर पूछता है कि बेटा एक बात बताओ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम ही गलत है। तो मैरी कहती है मेरे मामा ने मुझे सिखाया है कि जब बड़े लोग कोई गलती करें तो उनके मुंह पे कभी मत कहना कि वो गलत है, बड़ों की तरह बिहेव करना और अपनी उम्र के हिसाब से रहना। बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया कि आपने प्रॉब्लम ही गलत दिया। अब उसका इनोसेंस प्रोफेसर को भा जाता है। वो एवलिन से कहता है कि मैरी को बस थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके बाद तुम देखना वो मैथ्स की दुनिया में तहलका मचा के रख देगी। एवलिन बड़ी खुश होती है और मैरी को फ्रैंक के घर वापस छोड़ने जाती है। 2 दिन बाद फ्रैंक को देखकर मैरी भी बड़ी खुश होती है और उससे लिपट जाती है। अब फ्रैंक एवलिन को अंदर बुलाता है, लेकिन वो कहती है मुझे अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारे घर में एक कैट है ना, और तुम तो जानते ही हो कि मुझे बिल्लियों से बड़ी एलर्जी है। कहकर वो चली जाती है। लेकिन अब मैरी फ्रैंक से कहती है अरे नानी के पास तो सब कुछ है, बहुत मस्त जीती है वो, उनके पास माँ की ढेरों फोटोज हैं, पर तुम फिक्र मत करो मामा, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मुझे तो बस तुम्हारे ही साथ रहना है। अगले दिन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सोशल सर्विसेज से एक औरत ये चेक करने के लिए आती है क्या वाकई में मैरी फ्रैंक के घर में खुश है या फिर नहीं। तो वो लोग मैरी से पूछते हैं कि जब तुम्हारे मामा काम पे चले जाते हैं तो तुम कहाँ रहती हो। तो मैरी कहती है मेरे पड़ोस में रॉबर्टा आंटी है, वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अच्छा तो तुम्हें ये वाला घर पसंद है या फिर नानी के पास सारी सुविधाएं वाली जगह, बताओ क्या पसंद है। तो मैरी साफ कह देती है कि आप चाहे जितना ही घुमा फिरा कर क्यों ना सवाल पूछ ले, मेरा जवाब सेम रहेगा, मुझे अपने मामा के साथ रहना है, बस खत्म कहानी, मैं यहीं पे खुश हूँ। मैं अपने मामा को छोड़कर किसी भी राजमहल में जाकर नहीं रहना चाहती, नहीं रहना
रहना चाहती है, सिंपल। और आप भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। सुनकर वो औरत चली जाती है। अब दोस्तों कोर्ट में होती है अगली सुनवाई। इसी बीच एवलिन मैरी के पिता को ढूंढ कर लेकर आ गई थी। उसे मैरी के बारे में फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है एवलिन ने उसे रोकड़ा दे दिया है ताकि वो अपनी बेटी की कस्टडी मांगे और फिर एवलिन उसे और रोकड़ा देकर मैरी को अपनी कस्टडी में ले ले। लेकिन फ्रैंक का लॉयर उसको सही पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आपको अपनी बेटी से इतना ही प्यार था तो पिछले 7 सालों से आपने कुछ पूछा क्यों नहीं, कहाँ है मेरी बेटी, क्या कर रही है? यहाँ तक कि जब आपकी वाइफ ने अपनी जान दी तब भी आप नहीं आए। अब इसका मैरी के पिता के पास कोई जवाब नहीं होता। जज समझ जाते हैं कि इस आदमी को अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। और सुनवाई के बाद दोस्तों फ्रैंक और एवलिन बातें कर रहे होते हैं। तब फ्रैंक पूछता है कि माँ, पापा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी की थी, है ना? आपके दूसरे पति कैसे हैं? मतलब मेरे वो स्टेप डैड कैसे हैं, बताइए। एवलिन भी कहती है वो ठीक है बेटा, उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, करोड़पति हैं वो, पर वो अकेले रहते हैं। फ्रैंक कहता है कि उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया आपने, बताइए। आप उनके पास जाकर उनकी प्रॉपर्टीज की देखभाल करके आराम से रह सकती हैं। आप उन्हीं के पास क्यों नहीं चली जाती, बताइए। इस तरह एवलिन का काफी मजाक उड़ाकर वो कहता है कि देखो माँ, मैरी मेरे पास ही रहेगी, उसे मुझसे छीनने के लिए आप चीप नाटक मत करो प्लीज। दूसरी ओर मैरी कमरे में बैठकर रोने लग जाती है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मेरे पापा को मेरी फिक्र नहीं है, मेरे पैदा होने से किसी को खुशी नहीं मिली, सब मुझसे नफरत करते हैं। उसकी बातें सुनकर फ्रैंक और रोबर्टा को बड़ा दुख होता है, पर फ्रैंक उससे मनाकर एक हॉस्पिटल लेके जाता है। मैरी पूछती है हम यहाँ क्यों आए? तो फ्रैंक कहता है थोड़ा सा वेट करो बेटा, सब पता चल जाएगा। वहाँ दोस्तों एक परिवार होता है जिनके घर पर बच्चा होने वाला है। अंदर जिस औरत की डिलीवरी हो रही थी, बाहर उसके पेरेंट्स, उसका पति, सास ससुर और सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए। जब उन्हें खबर मिलती है कि लड़का हुआ है तो पूरा परिवार खुशी से झूमने लग जाता है। मैरी पूछती है बच्चा पैदा होने में इतना खुश होने की क्या बात है? तो फ्रैंक कहता है कि जब तुम पैदा हुई थी ना बेटा, तब हम सब भी इसी तरह खुशी से झूमे थे। और अब मैरी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और पूछती है क्या सच में मेरे पैदा होने से सब खुश हुए? फ्रैंक कहता है कि और नहीं तो क्या बेटा, हम उस दिन कितने खुश थे, बस वही दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया था। हम सब तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं, तुम हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। तो दोस्तों उस हॉस्पिटल में एक और बच्चा पैदा होता है तो मैरी उस परिवार के साथ मिलकर खूब सेलिब्रेट करती है। अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है दोस्तों, जहाँ फ्रैंक का लॉयर एवलिन से सवाल पे सवाल पूछकर उसे बताने पे मजबूर कर देता है कि किस तरह उसने अपनी ही बेटी डायन पर मुश्किल से मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जोर डाला और उसे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने नहीं दी, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन के मारे उसने खुदकुशी कर ली। और दोस्तों कोर्ट में साबित हो जाता है कि जिस तरह एवलिन ने डायन को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उसे अपने इशारों पे नचाने की कोशिश की थी, वही सब वो मैरी के साथ भी करना चाहती है। पर एवलिन कहती नहीं, मेरी बेटी दिमागी तौर पे कमजोर थी, वो एक मैथ्स जीनियस थी, लेकिन मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाई वो, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। इसके बाद एवलिन का लॉयर फ्रैंक से सवाल करता है कि आपने अपनी दीदी की ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हुए मैरी की परवरिश की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया? अगर आपकी या उसकी तबीयत खराब हो जाए तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको कुछ हो जाए तो फिर मैरी किसके सहारे जिएगी? और तो और मैरी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाली बच्ची है, उसे गिफ्टेड बच्चों के स्कूल के बजाय आप एक नॉर्मल स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? इसकी वजह यह नहीं है कि आपकी दीदी यही चाहती थी, बल्कि इसकी असली वजह यह है कि आप अपनी दीदी से जलते थे। वो आपसे कई ज्यादा टैलेंटेड थी और अपनी माँ की आंखों का तारा थी, और आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह थे, इसीलिए उसको जो अटेंशन मिल रही थी उससे आप चलते थे। और यही वजह है कि आप उसकी बेटी को भी ऊंचाइयां छूने नहीं देने वाले। इस तरह वो फ्रैंक को इमोशनली अटैक कर देता है दोस्तों। फ्रैंक को आता तो बड़ा गुस्सा है और कहता है कि आप लॉयर हैं या कोई पागल, केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या? इससे सच नहीं बदलेगा, बता रहा हूँ। तो लॉयर कहता है कि आपकी खराब परवरिश की वजह से वो वायलेंट बन रही है। आपको पता होगा उसने स्कूल में एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह मारा, इसकी वजह आप है, क्योंकि एक बार आप एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह घायल करके जेल जाकर आ चुके हैं। आप ही को देख देख कर बच्ची बिगड़ रही है। फ्रैंक कहता है वो मुझे देख कर नहीं सीख रही। स्कूल में एक 12 साल के लड़के ने 7 साल के छोटे लड़के को बुली किया, उसको नीचे गिराया। ये बात मैरी को नाइंसाफी लगी, इसलिए उसने बदला लेकर उसको सबक सिखाया, उसे घायल थोड़ी किया। अब दोनों तरफ के स्टेटमेंट सुनने के बाद जज इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि फ्रैंक और एवलिन दोनों ही एक जीनियस बच्ची की परवरिश करने के काबिल नहीं है, और फैसला सुनाने की तारीखें बताकर कोर्ट एडजॉर्न किया जाता है। फ्रैंक को अपने लॉयर के जरिए पता चलता है फिर कि एवलिन ने जज के सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी कि मैरी अगर ना फ्रैंक के पास रह सकती है और ना मेरे पास, तो उसे किसी ऐसे कपल को गोद दिया जाए जो उसे पेरेंट्स का प्यार भी देंगे और उसकी अच्छी परवरिश भी कर पाएंगे। तो लॉयर कहता है कि मेरी मानो, तुम इस रिक्वेस्ट की मान लो। अगर तुम अभी भी जिद करोगे तो एवलिन जज को रोकड़ा देकर इस केस का फैसला अपने पक्ष में करवा सकती है। उससे बेहतर तो यही होगा कि मैरी किसी और के पास पले, कम से कम वो एवलिन के साथ तो नहीं रहेगी। फ्रैंक बहुत इमोशनल हो जाता है कि ऐसे कैसे मैं अपनी बच्ची को किसी और के हाथ में दे दूं। तो लॉयर कहता है कि जब मैरी 12 साल की हो जाएगी तो वो खुद फैसला कर सकेगी कि उसे किसके साथ रहना है, तब वो तुम्हारा नाम लेगी और तुम्हें वापस पालेगी। लेकिन फ्रैंक का दिल नहीं मानता, क्योंकि 5 साल में कुछ भी हो सकता है यार।
अभी 5 साल बाकी है मैरी के 12 साल होने में, मैरी की सोच भी तो बदल सकती है। पर लॉयर उसे कन्विंस कर लेता है और फ्रैंक कहता है कि ठीक है, मैं मैरी को एक चाइल्डलेस कपल को देने को तैयार हूँ। पर बेचारी मैरी इस बारे में कुछ नहीं जानती और एज यूजुअल फ्रैंक के साथ मस्ती खेलती है। एक हफ्ता बीत जाता है और जब फ्रैंक मैरी को एक कपल को सौंपने के लिए लेके जाता है तो मैरी को वहां छोड़कर जाते हुए फ्रैंक बहुत इमोशनल होता है दोस्तों। और तब मैरी समझ जाती है कि फ्रैंक उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जा रहा है। वो रोती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी मामा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फ्रैंक उसे लाख मनाता है कि फिक्र मत करो बेटा, कुछ ही सालों की तो बात है, फिर तुम कोर्ट में कह देना कि मुझे मामा के साथ रहना है और मैं तुम्हें फिर अपने साथ लेके जाऊंगा, फिर दोनों मस्ती करेंगे। लेकिन मैरी उसको मारने लग जाती कि नहीं मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मुझे लेके चलो अपने साथ। पर फ्रैंक दिल पे पत्थर रखकर उसे वहीं छोड़ जाता है। मैरी बेचारी बहुत रोती है और फ्रैंक कार में बैठता है तो एकदम टूटकर रोने लग जाता है दोस्तों। वो घर पहुंचकर रोबर्टा को बताता है तो वो भी बड़ी दुखी होती है। उसे भी मैरी से बहुत लगाव हो गया था और उसके ना होने से रोबर्टा ना तो ठीक से खा पाती और ना ठीक से सो पाती, हमेशा मैरी को याद करती। जैसे तैसे एक महीना तो बीत जाता है और इसी बीच जैनी फ्रैंक की हिम्मत बढ़ाती है और अब वो मैरी को देखने उस कपल के घर जाता है। पर वो लोग कहते हैं अगर आप बार बार आते रहे तो फिर वो रोएगी ना, वो अभी अभी हमें अपने पेरेंट्स मानने लगी है, इसलिए प्लीज आप उसे कंफ्यूज मत कीजिए। और फ्रैंक फिर दुखी होकर मैरी के लिए एक गिफ्ट देकर चला जाता है। पर अब उसको अपना ही घर खाने को दौड़ता है। मैरी होती तो पूरे घर में घूमती रहती, कोई न कोई मस्ती करती रहती। दूसरी ओर स्कूल में दिखाते हैं कि मैरी ने अपना फेवरेट एक आंख वाला कैट एडॉप्शन के लिए दिया होता है। उसकी फोटो एडॉप्शन नोटिस बोर्ड पे होती है। उसकी एक फोटो क्लिक करके जैनी फ्रैंक को भेज देती है और फ्रैंक को यकीन ही नहीं होता कि मैरी अपने फेवरेट पेट को किसी और को देने के लिए मान गई। बताओ। वो तुरंत निकलता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां एडॉप्शन के लिए आए हुए पेट्स को रखा गया है। दरअसल क्योंकि उस कैट की एक आंख नहीं है तो उसे एक इंजेक्शन देकर मार डालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फ्रैंक उसको ऐन वक्त पे बचा लेता है। इतना ही नहीं, वो 2 और कैट्स को भी उस पेट वाले के चंगुल से छुड़ा ले जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि ये सब पक्का उस एवलिन ने किया होगा क्योंकि उसी को कैट से एलर्जी है। वो तुरंत ही रोबर्टा को लेकर उस कपल के पास जाता है जिन्होंने मैरी को गोद लिया है और तब इनको पता चलता है कि एवलिन ने इस कपल को रोकड़ा दिया था मैरी को गोद लेने के लिए। और इनके घर के गेस्ट हाउस में एवलिन मैरी को मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रेनिंग दे रही है। फ्रैंक को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को कोसता है कि मैं जानता था ये सारी चाल तुमने चली होगी। जिस तरह मैथ के नाम पर तुमने दीदी की बलि चढ़ाई उसी तरह तुम उसकी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। अरे तुम्हें जो चाहिए वो इस फाइल में है, कहकर वो एक फाइल एवलिन के सामने फेंक देता है और मैरी को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन मैरी उससे गुस्सा है क्योंकि वो 1 महीने मैरी को इन अजनबियों के घर छोड़ गया था। वो फ्रैंक से दूर भागती है, चिल्लाती है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। और अब एवलिन मैरी के पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन रॉबर्टा आड़े आकर उसे रोक लेती है। दूसरी ओर मैरी फ्रैंक को पीटती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, तुम क्यों चले गए मामा। और फ्रैंक बेचारा बहुत दुखी होता है। क्या करता वो उसे गले लगाकर शांत करता है कि सॉरी बेटा, आइंदा मामा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तुम यहाँ नहीं रहोगी, हम दोनों यहाँ से जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। अब कोई कोर्ट हमें अलग नहीं कर सकता बेटा, तुम फिक्र मत करो। तो मैरी कहती है इन लोगों ने मेरा कैट मुझसे छीन लिया मामा, पता नहीं बेचारा कहाँ भटक रहा होगा। फ्रैंक कहता है अरे वो कैट मेरे पास है, अब हमारे पास एक नहीं 3 कैट्स हैं, तुम उनके साथ मस्त खेलना। ओके कहकर मामा को रॉबर्टा के हवाले करके अपनी माँ के पास जाता है जिसके मुंह पे उसने एक फाइल मारी थी। दरअसल दोस्तों इतने सालों से एवलिन डायन के हाथों जिस मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरा करवाने की कोशिश करती रही वो डायन ने कब का सॉल्व भी कर लिया था। फ्रैंक बताता है कि माँ दीदी ने बहुत ही पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया था। जब वो नन्ही मैरी को मेरे घर लेकर आई तब उसने मुझे फाइल दी थी और कहा कि इसको संभाल के रखना और किसी भी हाल में माँ के हाथ नहीं लगना चाहिए। और उसके मरने के बाद मुझे उसका एक खत मिला जिसमें उसने लिखा था कि माँ के मरने के बाद तुम इस सोल्यूशन को पब्लिश कर देना, उनके जीते जी इसे कभी उनके हाथ में मत देना। इतनी नफरत थी उन्हें आपसे, पता है, क्योंकि आपने उसको इतना टॉर्चर किया था माँ। और अब दोस्तों एवलिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है कि अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ बेटा तो अब ये फाइल मुझे क्यों दे रहे हो। तो फ्रैंक कहता है कि बस इसीलिए क्योंकि आप यही सोल्यूशन पाने के लिए मैरी को अपने पास रखना चाहती थी ना, इसीलिए आज इस फाइल को आपके हवाले कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे मैरी को दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसे पब्लिश करके नाम कमा लीजिएगा। कहकर वो मैरी को लेकर चला जाता है। एवलिन अब जाके बहुत ही गिल्टी फील करती है कि कागज के गट्ठे की खातिर उसने अपनी बेटी को कितना टॉर्चर किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। डायन ने इसको सॉल्व करने के लिए जो रफ वर्क किया था वो सब देखकर एवलिन टूट जाती है। दोस्तों वो अपनी बेटी को कमजोर समझती थी लेकिन वो वाकई में एक जीनियस थी और यही रियलाइज करके एवलिन रो पड़ती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फ्रैंक ने खुद ही मैरी को एक बहुत ही बड़े कॉलेज में भर्ती किया होता है जहाँ मैरी जैसे गिफ्टेड बच्चे यानी जीनियस बच्चे पढ़ते हैं। फिर वहाँ से उसे पिकअप करके उसके पुराने स्कूल में लेके जाता है जहाँ मैरी अपनी उम्र के फ्रेंड्स के साथ मस्ती खेलती है और वहाँ भी थोड़ी
पढ़ाई कर लेती है। दरअसल फ्रैंक चाहता है कि डायन की ख्वाहिश के हिसाब से मैरी एक नॉर्मल बच्ची की तरह पले, लेकिन उसका जो टैलेंट है वो भी वेस्ट ना हो। इस तरह उसका दिमागी संतुलन बना रहे और उसे अपनी माँ की तरह एक स्ट्रेसफुल लाइफ ना जीनी पड़े, किसी भी हाल में उसका बचपन खो ना जाए। मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्रैंक उसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से परवरिश कर रहा होता है दोस्तों। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।